हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। थोड़ा सा स्टाइल से क्यों, क्योंकि देखिए आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम करेंगे हमारे नए अध्याय के बारे में। और हमारा नया अध्याय कौन सा है जो आपको बिल्कुल मेरे ऊपर नजर आ रहा है, बिल्कुल सही। हम चर्चा करेंगे श्वसन एवं गैसों का विनिमय, यानी कि ये हमारी जो मानव शरीर की है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड चैप्टर हम कह सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ठीक, जो है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नाम से, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम श्वसन या संवातन एवं गैसों का विनिमय कहते हैं। अब देखिए, चैप्टर जो है, ये अध्याय है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे इसमें आपके आने वाले इम्तिहानों में, परीक्षाओं में आपसे कई प्रश्न इसमें से पूछ लिए जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जो आपकी नीट की परीक्षा है और जो आपके विद्यालय के स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उनके अंदर भी आपसे इसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों ही दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, इससे पहले हमने चर्चा करी थी पाचन एवं अवशोषण की, यानी कि डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन की। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, हमने कैसे फूड को लिया, कैसे हमने भोजन को खाया, उसका पाचन हुआ, उसका अवशोषण हुआ, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब भोजन और पाचन और अवशोषण ये तीनों सम्मिलित हो गए, लेकिन जो हमने भोजन किया है उसका जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। ऑक्सीकरण शब्द से हमारा अर्थ क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। यानी कि देखिए, हम बात करें तो हमने भोजन को लिया, लेकिन उसको ऑक्सीकृत करने के लिए, यानी कि उसको तोड़ने के लिए, उसका ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम श्वसन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। और श्वसन कैसी क्रिया है, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या करते हैं हम, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं, उनका क्या होता है, विघटन होता है। ठीक है, और जब इनका विघटन होता है तो वो किसकी वजह सहायता से होता है, ऑक्सीजन की सहायता से होता है। और ये जब विघटन होता है तो उस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुक्त होती है, जल का निर्माण होता है और हमें प्राप्ति होती है ऊर्जा की, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसके मापन की इकाई को हम एटीपी बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। अब देखिए, हम चर्चा शुरू करने वाले हैं श्वसन के बारे में और गैसों के विनिमय के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बात आती है, सबसे पहले बात यह आनी चाहिए कि भाई हम जो श्वसन है वो करते क्यों हैं। अब आप सोचेंगे सर ये कैसा सवाल कर दिया आपने, श्वसन तो हमें जीने के लिए करना आवश्यक है, अति आवश्यक है। हम श्वसन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, हमारी जो बॉडी है, शरीर है, इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नॉन स्टॉप ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, अब ये जो ऑक्सीजन है यही क्या है, एक तरह से कहते हैं कि हमारे को, हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है या गैस है, क्योंकि इसके बिना क्या होगा, इसके बिना हमारा सर्वाइवल हम कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अब ये जो ऑक्सीजन है, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को लेना और वापस से एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे छोड़ना, ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संवातन की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ी, इस क्रिया को करने के लिए हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ी, यानी कि श्वसन तंत्र की जरूरत पड़ी। ठीक, अब ये श्वसन तंत्र किस तरह से कार्य करता है वह इस अध्याय के अंदर हम पूरी जो है चर्चा करेंगे उसी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने हमारी हेडिंग नोट डाउन कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे हमारे इस अध्याय की। तो इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे संवातन की, अर्थात ब्रीदिंग की। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे ब्रीदिंग की। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्रीदिंग को हम संवातन के नाम से भी जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं बच्चों? संवातन के नाम से। ठीक, देखिए हम बात कर रहे हैं अभी संवातन की, हमने चर्चा करी है ब्रीदिंग की, ना कि रेस्पायरेशन की अर्थात श्वसन की। ठीक है, समझिएगा संवातन शब्द में और जो हमारा रेस्पायरेशन है, अर्थात जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम श्वसन बोलते हैं, इन दोनों में क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। होता यह है बच्चों कि हम लोग ब्रीदिंग को और रेस्पायरेशन को दोनों को एक ही प्रकार की प्रक्रिया समझ लेते हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है ये दोनों अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है, एक समान प्रक्रिया नहीं होते। लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ी हुई प्रक्रिया देती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम किसकी चर्चा कर लेते हैं? हम बात कर लेते हैं संवादन की, यानी कि ब्रीदिंग की। ठीक, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हम चर्चा करेंगे यहां पर संवादन की। अब देखिए, इस प्रकार की क्रिया में बाहरी वातावरण से क्या कर रहे हैं हम? इस प्रकार की क्रिया में हम बाहरी वातावरण से वायु को शरीर के भीतर लेते हैं। ठीक है, तथा हम वायु को शरीर के बाहर छोड़ते हैं। तो जो शरीर के अंदर हम जो क्रिया, तो बाहरी वातावरण से हम वायु को ले रहे हैं, वायु में क्या उपस्थित है? कई प्रकार की गैसें, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? हम संवातन यानी कि ब्रीदिंग के अंदर वायु को शरीर के भीतर लेते हैं तथा हम वायु को शरीर के बाहर छोड़ते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम यहां और करके लिख देते हैं, इस क्रिया में हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को भीतर लेते हैं तथा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कोशिका से हम कहते हैं कि कोशिका से प्राप्त हुई, हम यहां लिख सकते हैं कोशिका से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम पुनः बाहरी वातावरण में छोड़ते हैं या निष्कासित करते हैं। ठीक है, तो यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है? यह क्रिया हमारी संवातन की क्रिया अर्थात ब्रीदिंग कहलाती है।
आई बात समझ में? दोनों तरह से हमने डेफिनेशन को समझ लिया, परिभाषा को देख लिया। ठीक, अगली हम बात करेंगे कि जो ब्रीदिंग है इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके दो फेजेस हैं, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन या अंतःश्वसन के नाम से भी जानते हैं, तथा एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन या फिर बाह्य श्वसन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम यहां बात करेंगे श्वसन के प्रकारों की। तो जो संवातन की क्रिया है, संवातन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। मुख्यतः दो प्रकार से होता है। ठीक है, पहला है हमारा इंस्पायरेशन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतःश्वसन। ठीक, दूसरी हम चर्चा करें तो दूसरा होगा हमारा एक्सपायरेशन। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बाह्य श्वसन के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? दो फेज हो गए इसके मुख्यतः, एक इंस्पायरेशन हो गया अंतःश्वसन और दूसरा एक्सपायरेशन हो गया यानी कि बाह्य श्वसन। ठीक, अब देखिए जो अंतःश्वसन है इसमें क्या होगा, अंतःश्वसन में हम बात करें तो इसमें हम बाह्य वातावरण से, बाह्य वातावरण से गैसों को भीतर ले रहे हैं या भीतर लेना। ठीक है, और बाह्य श्वसन में जो एक्सपायरेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, आंतरिक गैसों का निष्कासन करना। ठीक, बाह्य वातावरण से गैसेस मतलब यहां हम एक साधारण भाषा में बात करें तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बाह्य वातावरण से हम वायु को ले रहे हैं, उसमें क्या है, ऑक्सीजन भी है और कई और गैसेस के मिश्रण भी उपस्थित है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो किसके लिए परमेबल है, ऑक्सीजन के लिए परमेबल है। और भी गैसेस साथ में जाती हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है कि ये कम अमाउंट के अंदर होती हैं। दूसरी हम बात करें आंतरिक गैसों का विनिमय, तो जो अंदर जो हार्मफुल गैस बन रही है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो निष्कासन है वह बाह्य श्वसन के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बारे में हम आगे और चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने देखा बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन, उन दोनों के बारे में हमने चर्चा करी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसके, हमारे रेस्पिरेशन के बारे में, यानी कि ब्रीदिंग के बारे में, यानी कि संवातन और श्वसन, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, ये संवातन है तो मुख्यतः दो प्रकार से, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, आप सभी जानते हैं। तो नॉर्मली साधारणतया जो हम गैसों का विनिमय करते हैं वो किस प्रकार हो रहा है, ये इनहेलेशन यानी कि एक्सहेलेशन, दोनों प्रोसेस से हो रहा है, दोनों प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। तो इसमें सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम वायु को भीतर लेकर जा रहे हैं हमारे फेफड़ों तक और वापस से क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो इसमें ऑक्सीजन को हम अंदर ले जा रहे हैं शरीर के भीतर हमारे फेफड़ों तक। ठीक, और उसी के साथ साथ हम जो कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको हम बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक, अब जो कोशिकाओं से बाहर छोड़ने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली क्रिया है, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे। तो दोनों चीजें हो गई ना अलग अलग। ब्रीदिंग एक प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, यहां पे क्या कर रहे हैं हम बाहरी वातावरण से सिर्फ गैस को अंदर ले रहे हैं और वापस से बाहर छोड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि वायु को भीतर ले रहे हैं, वायु को ही बाहर छोड़ रहे हैं। रेस्पिरेशन का कैसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन में जो कार्बनिक
अणु हैं, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनका क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे चर्चा करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जो है हमारा रेस्पायरेशन। ठीक, अब देखिए रेस्पायरेशन प्रोसेस की हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि श्वसन की। संवातन में और श्वसन में कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। संवातन की क्रिया ब्रीदिंग कहलाती है, श्वसन की क्रिया रेस्पायरेशन कहलाती है। इसमें इस क्रिया में कोशिकाओं में यानी कि सेल्स में, कोशिकाओं में कार्बनिक अणुओं का विघटन होता है। क्या हो रहा है यहां पर, कार्बनिक अणुओं का विघटन, या हम क्या लिख सकते हैं, टूटना। ठीक है, कोशिकाओं में कार्बनिक अणुओं का टूटना, विघटन हो रहा है, तथा ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, जो कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक जो मैटर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, विघटन हो रहा है। और उनका जो विघटन हो रहा है वो किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्योंकि हमने पाचन अवशोषण वाले अध्याय में इसके बारे में चर्चा करी थी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, एक तो जो रिएक्शन होगी वो ग्लूकोज की होगी। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो किसके अंदर हो रहा है, पानी में और CO2 गैस में, और उससे क्या मुक्त हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक, तो ऊर्जा मुक्त हो रही है, यह ऊर्जा, यह मुक्त ऊर्जा हम लिख सकते हैं, यह मुक्त ऊर्जा ATP होती है। और ATP की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई बात समझ में। तो यहां पर जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो किसकी फॉर्म में है, ATP की फॉर्म में है। अब देखिए ATP के बारे में एक और खास बात, कि जो ATP है, ATP ऊर्जा की मापक इकाई कह सकते हैं हम, मानक नहीं, मापक इकाई है। ठीक है, तो जितनी भी जो रिएक्शन होती हैं सेल के अंदर, सेल के अंदर होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, उन सभी के अंदर जो ऊर्जा मुक्त होगी वो किस फॉर्म के अंदर होगी, ATP की फॉर्म में होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी या विघटन की क्रिया, विघटन की क्रिया से प्राप्त उत्पाद ऊर्जा अर्थात ATP के रूप में
होगी। आई बात समझ में? तो यहां पे कौन सी क्रिया हो गई? इस क्रिया को हमने क्या बोल दिया? रेस्पिरेशन बोल दिया। अब यहां आपको पूरी चीज समझ में आ गई है क्या? हमने ब्रीदिंग की बात कर ली, हमने रेस्पिरेशन की बात कर ली, दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। ठीक, अब देखिए, एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था जीएस कार्टर साहब। कौन थे? जीएस कार्टर साहब। साहब इज्जत देने के लिए जरूरी होता है क्योंकि उन्होंने महान काम किया, जिसे हम अभी कर रहे हैं उनके जो उन्होंने रिसर्च करी उसके बारे में पढ़ के, तो हम भी महान लोग हो गए। मैं भी महान, आप भी महान, मेरा देश महान। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्या है, जो जीएस कार्टर साहब थे उन्होंने 3 प्रकार से जो है रेस्पिरेशन के प्रोसेस को बताया, इस क्रिया को बताया। पहला था उनका इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि आंतरिक श्वसन या अंतः श्वसन। दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि बाह्य श्वसन। और तीसरा था सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन। ये 3 प्रकार से उन्होंने हमें जो श्वसन की क्रिया है उसके बारे में बताया था। तो आप ये नोट डाउन कीजिए। तो मैं ये वाला पार्ट रब कर सकता हूं, ठीक है? चलिए, ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं विज्ञानी जीएस कार्टर के अनुसार श्वसन की क्रिया तीन प्रकार से विभाजित होती है। तीन प्रकार से विभाजित होती है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार है? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, 3 प्रकारों के हम नाम लिख लेते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतः श्वसन या आंतरिक श्वसन। दूसरा है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन। ठीक, और तीसरा है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे? कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए, जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन है, ठीक, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? अंतः श्वसन के अंदर ये जो क्रिया हो रही है, यह वायु तथा फेफड़ों के मध्य हो रही है। ठीक, और जो हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वह किसके मध्य हो रही है? वह हमारे फेफड़ों से हमारे रक्त
ठीक है, रक्त तक हो रही है, रक्त से टिश्यू तक हो रही है। किस तरह से? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हम चर्चा करते हैं अंतःश्वसन की। ठीक है, तो अंतःश्वसन में क्या हो रहा है? देखिए, अंतःश्वसन के अंदर ये जो क्रिया हो रही है वो हो रही है एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट और लंग्स के बीच में। यानी कि हम क्या ले सकते हैं? वातावरण व फेफड़ों या फुफ्फुसों के मध्य। किसके मध्य हो रही है? एनवायरमेंट और लंग्स के बीच में हो रही है, वातावरण व फेफड़ों के मध्य, अंतःश्वसन। ठीक, अगली हम बात करें किसकी? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। ठीक, तो बाह्य श्वसन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, तो वातावरण से फेफड़ों में जा रही है और फिर कहां पे कहते हैं हम? फेफड़ों से रक्त में और रक्त से टिश्यू तक। ठीक, तो उसके बाद रुकिए 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 रुकिए, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। यहां पर हम पहले बाह्य श्वसन को लिखते हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसको हम दोबारा से कवर अप करते हैं। ठीक है, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप करेक्ट कर लीजिएगा इस चीज को। यहां हम दोबारा इसे मेंशन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहां पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी कि बाह्य श्वसन। जो बाह्य श्वसन है वह किसके मध्य हो रहा है? वह वातावरण तथा फेफड़ों के मध्य हो रहा है। ठीक, यानी कि एनवायरमेंट और लंग्स के बीच। ठीक, तथा इसी क्रिया को हम संवातन व पल्मोनरी, क्या चीज? पल्मोनरी वेंटिलेशन के नाम से भी जानते हैं। भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? अगले हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे? यह है हमारा आंतरिक श्वसन। यह जो क्रिया हो रही है वो लंग्स से कहां जाएगी?
हम लिख सकते हैं कि लंग्स से ब्लड यानी कि रक्त में, रक्त से टिश्यू फ्लूइड कहां जा रही है? रक्त से टिश्यू फ्लूइड के अंदर जा रही है। तो हम यहां लिखते हैं आंतरिक शोषण किसके बीच में होगा? फेफड़ों के मध्य, फिर फेफड़ों से रक्त के मध्य तथा रक्त से हम कहते हैं कि ऊतक कोशिकाओं के मध्य। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगले हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ये आपको विजिबल है? विजिबल है पूरा? चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेते हैं। यह हम बात करेंगे किसकी? सेलुलर रेस्पिरेशन की। जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोशिकाओं का, इसमें कोशिकाओं में कार्बनिक अणुओं का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तथा ऊर्जा मुक्त होती है। तथा ऊर्जा मुक्त होती है किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म के अंदर। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? चलिए अब हम किसकी बात करेंगे? हमने यहाँ पे देख लिया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो कि हमारे वातावरण से फेफड़ों के मध्य हो रहा है, तथा इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग या संवातन, या फिर हम इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फिर हमने बात करी इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो ये किसके भी मध्य में हो रहा है? लंग्स से ब्लड और ब्लड से टिश्यू फ्लूइड के मध्य में। ठीक, तो इससे हमने क्या कहा? आंतरिक श्वसन कहा, यानी कि फेफड़ों से रक्त में गया, रक्त से ये ऊतक कोशिकाओं द्वारा ले लिया गया। ठीक है, तो उनके मध्य में जो क्रिया हो रही है उसको हमने आंतरिक श्वसन बोला। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसमें क्या है? अब जो ये फाइनली जो ये हम कहते हैं कि सेल्स तक पहुंच गया है, तो सेल्स क्या करती हैं? सेल्स इसका यूटिलाइजेशन करती हैं। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं? विभिन्न विभिन्न प्रकार के हम क्रियाकलाप करते हैं। तो अगर हम बात करें कि जनरली हमने क्या चीज के लिए हमने भोजन को ग्रहण किया था? किस चीज के लिए? फॉर द एनर्जी लिबरेशन। ठीक है, तो एक्चुअल में जो प्रोसेस हुआ है वो अब जाकर कंप्लीट हुआ है। कहां पे? ऑक्सीकृत होने के बाद, यानी कि जो कार्बनिक मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि जो कार्बनिक अणु था, उनका ऑक्सीकरण वहां नहीं हुआ था। तो ऑक्सीकरण के लिए हमने क्या किया? हमने रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की क्रिया करी। तो यहाँ पे जो श्वसन हुआ है उससे ऑक्सीकृत हुआ है अणु और ऊर्जा मुक्त हुई है, जिससे हमें क्या है? हमें ऊर्जा की प्राप्ति हुई है, और ऊर्जा की प्राप्ति से ही हम सभी क्रियाकलाप कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लें, आप सभी के पास में कार, मोटरसाइकिल सभी होती है। ठीक है, तो जब तक आपके उस वाहन के अंदर, उस कार या मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल को नहीं डालेंगे, तो पेट्रोल उसके लिए क्या काम कर रहा है? फ्यूल का काम कर रहा है। तो यहाँ हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम क्या है? यहाँ ऑक्सीजन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूल का काम कौन कर रही है? ऑक्सीजन कर रही है हमारे लिए। अब देखिए इसमें जो रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? सबसे पहले क्या मिलेगा हमें? ग्लूकोज। तो यहां पर C6H12O6। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन प्लस H2O। ठीक है, अब ये रिएक्शन आप इस तरह से यहां नीचे की तरफ देख सकते हैं।
अब इसमें क्या होगा, यहां पे क्या बनेगा, H2O फॉर्म होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या निकलेगी, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी निकलेगी। अब अगर इसको हम बैलेंस करें तो बैलेंस किस सबसे कर सकते हैं कि ये तो हमारी हो गई C6H12O6 हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा 6O2, ठीक है, और 2 4 6 H12 C6O2 और ये हो गया हमारा 6H2O, ठीक, ये हो गया हमारा 12H2O, ठीक, और ये हो गई हमारी 6CO2 और प्लस क्या रिलीज हुई इसमें, एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये हमारी रिएक्शन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। केमिस्ट्री में आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए यहां पर क्या क्रिया हो रही है। इस क्रिया को हम एक चीज में और समझ सकते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है उसका क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे ये क्या है, ग्लूकोज, क्या क्रिया हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में क्या हो रहा है, यहां पर हो रही है टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल। ठीक, अब जो टीसीए साइकिल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। क्या बोलते हैं इसे, हम क्या लिखते हैं यहां पे, ये हमारी ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। ठीक, अब देखिए इधर आ जाइए, ये ग्लूकोज है, ये ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट हुआ और जो टीसी साइकिल है वो किस में कंप्लीट होगी, ईटीसी में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईटीसी अर्थात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसके बाद क्या फॉर्म होगा, इसके बाद फॉर्म होगी एटीपी। ठीक है, एटीपी जनरेट होगी। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस के अंदर होता क्या है, वैसे तो 38 एटीपी यानी कि 38 एटीपी बनती है, लेकिन जो 2 एटीपी है वो इस क्रिया को करवाने में क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, ये किस प्रकार का प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, ये प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस है। कैसा है, सक्रिय प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि सक्रिय प्रक्रिया में ही क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी का यूज होता है। तो यहां पर बन कितने रहे हैं, यहां पर टोटल एटीपी की हम बात करें तो यहां पर टोटल एटीपी आपके बनते हैं 38 एटीपी। ठीक है, लेकिन उसमें से 2 एटीपी यूज्ड हो जाते हैं इस क्रिया को कराने में, 2 एटीपी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, तो 2 एटीपी यहां पे क्या हो रहे हैं, 2 एटीपी यहां पर काम में आ रहे हैं इस क्रिया को करवाने में। आई बात समझ में। तो यहां पे क्या हो गया, यहां हमने रेस्पिरेशन को इस तरह से समझ लिया। अब देखिए रेस्पिरेशन के भी 2 प्रोसेस और हैं, एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है हमारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एरोबिक का मतलब वायवीय श्वसन, ठीक है, और एक होता है हमारा अवायवीय श्वसन। ठीक, चलिए तो यहां तक आप इसको लिखिए, तो हम आगे क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट को कवर अप करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं ये रब कर देता हूं यहां से। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत ही बढ़िया, आपने नोट डाउन कर लिया। चलिए अब इस तरफ आइए, हम देखते हैं यहां पे कि रेस्पिरेशन के प्रकार। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं वापस से हमारी हेडिंग, श्वसन के प्रकार। ठीक है, वो साइंटिस्ट के हिसाब से है, लेकिन अब श्वसन के प्रकार है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इसकी हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं। तो यहां पे श्वसन के प्रकार होंगे
दो तरह से, एक होगा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एक होगा हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन को तो हम क्या कहेंगे, वायवीय या वायुवीय श्वसन, ठीक। और एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम कहेंगे अवायुवीय या अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब जो ये आपका वायवीय श्वसन होता है, यह भी क्या होता है, दो भागों में विभाजित होता है, ठीक। दो कौन कौन से भागों में विभाजित होता है, यह भी आपका एक होता है डायरेक्ट रेस्पिरेशन, ठीक। एक होता है आपका इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। एक तो हो गया आपका, इसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष, और इसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए। तो अब देखिए जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, वायुवीय श्वसन बोलते हैं। तो इस वायुवीय श्वसन में क्या हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं बच्चों। ये आपने पूरी रिएक्शन लिखी ली है, मैं इसे भी रब कर देता हूं। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं यहां पर वायुवीय श्वसन की। ठीक है, अब देखिए वायुवीय श्वसन में क्या हो रहा है, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है। पहली चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, एरोबिक रेस्पिरेशन बोला, ठीक है। चलिए दूसरा, यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तथा इसमें अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह हमें जंतुओं व
पादपों में देखने को मिलता है। आई बात समझ में? पादपों में वो जंतुओं में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इससे हमने क्या कहा? वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहा। अब हम अगली चर्चा करते हैं किसके बारे में? हम यहाँ पे इसको एक टेबल फॉर्म में ही कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका टेबल फॉर्म के अंदर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ किसकी बात कर लेते हैं? यहाँ हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे यानी कि अवायवीय श्वसन के बारे में। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या होगा? वायवीय श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था, ये क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ठीक है, यहां पर जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में था, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। वायु श्वसन में क्या होता है, एक चीज और लिख लेते हैं हम, यहां पर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, क्रिया होती है। ठीक है, और अवायवीय श्वसन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया या में नहीं होता है। यह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जिस तरह से इसमें अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसमें क्या होती है? बहुत ही कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हम कहते हैं कि बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। ये कह सकते हैं हम कि इसमें बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, इसमें जो ऑक्सीकरण होता है वो कैसा होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें ऑक्सीकरण अपूर्ण होता है। ठीक है, अपूर्ण, इसमें ऑक्सीकरण अपूर्ण होता है। अब ये हमें किस में देखने को मिलते हैं? उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो ये हमें स्पॉन्जेस में, जो स्पंजेस होते हैं, ठीक है, दूसरा हमें ये स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है हमें फीता कर्मियों में, फ्लैट वॉर्म्स में। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स मतलब फीता कृमि, तथा इंसेक्ट्स में यानी कि कीट पतंगे। ठीक है, इंसेक्ट्स में हमें जो है अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है। आई बात समझ में? यहाँ पे हमने दोनों प्रकार के श्वसन के बारे में चर्चा कर ली। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? अब हम बात करेंगे डायरेक्ट रेस्पिरेशन, यानी कि जो प्रत्यक्ष श्वसन है और अप्रत्यक्ष श्वसन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो आप तब तक इसको यहाँ पे कीजिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया? अवायवीय श्वसन को देख लिया। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे किसकी? अब प्रत्यक्ष श्वसन की। चलिए, तो यहां पर बेटा एक चेंजेस कर लीजिएगा। मैंने आपको जो एग्जांपल लिखवाए हैं ये मैंने आपको प्रत्यक्ष श्वसन के लिखा दिए,
बाय मिस्टेक। तो आप इसको सही कर लीजिए। ये हमें देखने को किसमें मिलेगा? ये हमें बैक्टीरिया में, ठीक है, फ्लैट फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, और जो ह्यूमन की आरबीसी होती है ना, उसके अंदर, ह्यूमन आरबीसी, तो उसमें हमें ये देखने को मिलेगा। अब देखिए अवयवी श्वसन में हम पहले हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्वसन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको ह्यूमन आरबीसी के बारे में भी कुछ हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपने नोट डाउन कर ही लिया, इसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं इस पर आप कर देता हूं। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रत्यक्ष श्वसन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पे हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष श्वसन, ठीक है। अब देखिए प्रत्यक्ष श्वसन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोशिकाओं के मध्य जो ऑक्सीजन का हम कहते हैं कि जो विनिमय हो रहा है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का जो अंग है ना, शरीर के किसी भी अंग का यहाँ पे सम्मिलित नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इस क्रिया में, इस प्रक्रिया में कोशिकाओं में व वातावरण के मध्य विनिमय में किसी अंग का कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है, गैसों का विनिमय होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंग जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं होता, उसका कोई कार्य नहीं होता है। तो इस प्रकार का श्वसन डायरेक्ट श्वसन या प्रत्यक्ष श्वसन, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको? डायरेक्ट या प्रत्यक्ष श्वसन कहते हैं। और ठीक है, ये हमें किसमें देखने को मिलता है? एग्जाम्पल के तौर पर स्पॉन्जेस, प्लेटफॉर्म्स और इंसेक्ट्स, ठीक है, ये सी, ठीक है आपका। तो ये आपको इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। अब हम अगली बात कर लेते हैं किसकी? हम अगली बात कर लेते हैं हमारे इनडायरेक्ट श्वसन की। दूसरा है हमारा अप्रत्यक्ष श्वसन, ठीक है। तो इस क्रिया में कोशिकाओं में से, तो इस क्रिया में क्या हो रहा है, सॉरी, इस क्रिया में रक्त के साथ साथ क्या लिख सकते हैं? इस क्रिया में रक्त के साथ साथ अन्य श्वसन अंगों का भी उपयोग होता है, ठीक है। यह क्रिया
अप्रत्यक्ष श्वसन कहलाती है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इनडायरेक्ट, सॉरी ठीक है, डायरेक्ट श्वसन बोल दिया यानी कि प्रत्यक्ष श्वसन बोल दिया, और इसको हमने बोल दिया इनडायरेक्ट श्वसन यानी कि अप्रत्यक्ष श्वसन हमने इसको बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी जो है इनडायरेक्ट के अंदर किसी भी अंग का कार्य नहीं हो रहा, और यहाँ पे क्या है कि जो हमारे अंग और रक्त इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो इस प्रकार का श्वसन हमें देखने को मिलता है इन प्रकार के जीवों में। और यहाँ पे हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलेगा पादपों में व जीवों में। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए आज के लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो हमारे श्वसन का यानी कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उस अध्याय के बारे में हमने शुरुआत की और उसके बारे में हमने चर्चा करी। इसमें हमने ब्रीदिंग को यानी कि संवातन को और रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन को, इन दोनों को हमने समझा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, संवातन एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें हम बाह्य वातावरण से गैसों को शरीर के भीतर ले रहे हैं, यानी कि वायु को भीतर ले रहे हैं और वायु को वापस से निष्कासित कर रहे हैं। ठीक है, उसमें गैसों का मिश्रण उपस्थित है। जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें हो क्या रहा है, उसमें जो कार्बनिक अणु हैं उनका ऑक्सीकृत होते हैं, यानी कि उनका ऑक्सीकरण होता है। तो उस फलस्वरूप क्या होता है कि इसमें जो क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होते हैं तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो ऊर्जा होती है इसे हम एटीपी के नाम से जानते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी इसके अंदर बनती है, यानी कि 38 एटीपी प्राप्त होती है और 2 एटीपी इस क्रिया को करवाने में खर्च हो जाती है। तो यानी कि हम कैसा कह सकते हैं, जो हमारा रेस्पिरेशन अर्थात जो श्वसन की क्रिया है वो कैसी है, एक सक्रिय क्रिया है, यानी कि एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जो जीएस कार्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 प्रकार से इसको विभाजित किया, इंटरनल रेस्पिरेशन, अंतर श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन, और कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके बारे में हमने चर्चा करी। उसके बाद हमने बात करी रेस्पिरेशन के टाइप्स की, यानी कि उसके प्रकारों की। तो उसमें हमने एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन उसके हमने बारे में चर्चा करी, और उसके हमने अंतर भी समझा कि दोनों में किस प्रकार से क्या क्रिया होती हैं। और साथ ही साथ हमने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रेस्पिरेशन यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्वसन के बारे में भी हमने चर्चा करी। तो अगले चैप्टर में अगली कक्षा में हम इसके आगे के और जो टॉपिक्स होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आशा करता हूं कि मैं आपको आज का जो ये हमारे जो कक्षा है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।